हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स में आज का हमारा टॉपिक है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा किसी बहुत इम्पोर्टेंट विद्वान का नाम नहीं है और ना ही ये जल्दी इस पर कोई लॉन्ग आंसर आता है। लेकिन भूगोल या मानव भूगोल की जो कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम इसको शामिल करते हैं, जैसे संरचनावाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैसे प्रत्यक्षवाद, तो जितने ये वाद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ह्यूमन जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में, थॉट के पर्सपेक्टिव में। तो हम लोग संरचनावाद आज देखेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा ये मैं चैप्टर नहीं करूँगा क्योंकि बस इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वही हमको इसमें समझना है कि बेसिकली संरचनावाद कहना क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संरचनावाद दोस्तों, अगर हम इसके सीधे मेन कॉन्सेप्ट पे आएँ तो संरचनावाद का तात्पर्य ये होता है कि अगर हमको मान लीजिए किसी चीज़ का अध्ययन करना है, अगर हमको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई कार है, अब हमको कार का एक अच्छा अगर मैकेनिक बनना है या हमको उसका एक अच्छा जानकार बनना है तो कार का पूरा स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स, अगर हमको स्ट्रक्चर पता होगा पूरा अच्छे से तो हमको उसके सारे सभी पार्ट्स के बारे में नॉलेज होगी, तो हम उसका कभी भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका समाधान कर पाएंगे, हम एक अच्छे मैकेनिक बन पाएंगे। इसी तरीके से हर जगह ये तो मैंने एक आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया। जब भी हमें किसी चीज़ का अगर हमें अध्ययन करना है, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आना चाहिए। तो कुल मिला के संरचनावाद किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित करने का काम करता है कि हम किसी चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो पहले हम उसके स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद अगर हम उसको समझेंगे तो वो जो भी चीज़ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया। अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम समाज का लेते हैं, सोसाइटी में मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं समाज का एक स्ट्रक्चर होता है। समाज के बहुत सारे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे समाज में। कुछ इकोनॉमिक एलिमेंट्स होंगे, एजुकेशन, फूड, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर, धर्म, वहाँ के लोग, वहाँ की जो भी संस्थाएं हैं, मतलब इन सब को मिला के किसी एरिया का एक समाज बन रहा है और ये उसके एलिमेंट्स हैं ढेर सारे। एग्जाम्पल्स के लिए मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, फिर अभी हम जियोग्राफिकली भी इसको समझेंगे। अब ये पूरा एक समाज का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर हमको इन सभी एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होगा तो हमको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा सोसाइटी का, तो हम उस सोसाइटी के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अब एक हम बिल्कुल सटीक एग्जांपल अब लेते हैं जो कि आप इसमें दे सकते हैं। ये तो जो मैंने आपको कार का एग्जांपल बताया और जो बाद में बताया ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन अब एक हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसको कि आप अपने आंसर में लिखेंगे। वो एग्जांपल है माइग्रेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपको माइग्रेशन समझना है, आपको किसी समाज में माइग्रेशन के बारे में अगर पता करना है तो अगर उस समाज का अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो वहाँ के माइग्रेशन के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो हमारे बिल्कुल अगर अभी भी आप देखें तो यूपी, एमपी, बिहार, ये सारे एरियाज़ तो ठीक हैं, लेकिन अभी भी जो राजस्थान के जो बिल्कुल पिछड़े हुए जो बैकवर्ड क्षेत्र हैं, जो अभी उतना मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, वहाँ अभी भी परंपरागत जीवन शैली है उन एरियाज़ में। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, बस मैंने ऐसे नाम ले लिया, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही ऐसा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी अपने परंपरागत तरीके से जीवन जी रहे हैं। तो जो ऐसे एरियाज़ होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि कोई समाज ऐसा होता है जो चाहता है कि लोग मेरे यहाँ से जाएं, बाहर निकलें, वहीं कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं चाहते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे मेरा ये है कि
कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे लोग रूढ़िवादी नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि यहाँ से लोग निकलें, आगे बढ़ें और अपने आप का अपना डेवलपमेंट करें। लेकिन कुछ ऐसे रूढ़िवादी क्षेत्र होंगे जहाँ जो लोग सोचेंगे कि नहीं, लोग यहाँ से ना जाएं, यहीं रहें। ये बस सोचने की एक बात है। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर आप मान लीजिए माइग्रेशन का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता चला कि इंडिया में कुछ ऐसे रूढ़िवादी एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लोग रूढ़िवादी नहीं हैं, आधुनिक सोच के हैं। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो उस समाज का जब आप स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस समाज में जो लोग रह रहे हैं पहले से ही उनके मन में कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे अभी भी इनकी सोच नहीं बदल पाई है। और वहीं इसके विपरीत जो ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी नहीं हैं, वहाँ जाएंगे, उस समाज के स्ट्रक्चर का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फाइनली जो एक निष्कर्ष हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है, बिल्कुल सरल सा, कि किसी भी चीज़ का अगर हमें अध्ययन करना है, ये तो हम जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, कहीं पर भी बस उसके आप स्ट्रक्चर पर अगर आप फोकस करिए तो पूरी, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में ज्ञान होगा, और एलिमेंट्स के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो उस चीज़ के बारे में पूरी हमको नॉलेज हो जाएगी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए एक और अगर हम इजी एग्ज़ाम्पल लें, मान लीजिए कि कोई ट्राइबल एरिया है, जनजातीय समूह है, समाज एक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जनजातीय लोग होते हैं उनका अपना रहन सहन होता है, अपना खान पान होता है, बिल्कुल वो आधुनिक जीवन शैली से अलग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। तो उनके समाज को समझने के लिए आपको उनके समाज के स्ट्रक्चर को समझना होगा, और जब आप उनके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, उनकी सोसाइटी के, उनका मतलब जो भी उनका कल्चर है, जो उनका रिलीजन है, जो उनका फूड है, ये सब उनके एलिमेंट्स हैं, इन सबको मिला के एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है और उसी से उनकी पूरी सोसाइटी बन रही है। तो उस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेंगे तो आप उनके पूरे समाज को अच्छे से समझ लेंगे। तो ये संरचनावाद आपके, जब कभी भी आप अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे और इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। या आम दैनिक जीवन में भी कभी भी आपको किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसको कुछ भागों में तोड़िए और एक एक चीज़ का अध्ययन करिए। अगर आप कोई आंसर पढ़ा, लंबा आंसर भी याद कर रहे हैं, तो पर्सनली मैं भी इस तरह का काम करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई लंबा आंसर है 4-5 पेज का, तो वो तो एक दिन में याद हो नहीं पाएगा, तो उसको आप खंडों में तोड़ लीजिए, उसकी संरचना को समझिए, उस आंसर की संरचना क्या है। एक जगह इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक जगह मेन चीज़ होगी। इसीलिए हमेशा जो आंसर अच्छा लिखा जाता है वो हेडलाइंस में लिखा जाता है। पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, निबंध इत्यादि लिखते थे तो हम लोग सीधे लिखते हुए चले जाते थे, अभी भी कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जब आप हेडलाइंस में लिखते हैं तो आंसर का एक पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझिएगा। आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, फिर आप फिगर्स देते हैं, देन आप लास्ट में उसका कंक्लूज़न देते हैं। तो ये आपके पूरे आंसर का एक स्ट्रक्चर है, और ये अलग अलग चीज़ें जो हैं ये उसके एलिमेंट्स हैं। अगर कोई इन सभी एलिमेंट्स को समझ लेगा तो वो पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेगा, और अगर वो पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेगा तो वो फिर पूरे आंसर को अच्छे से तैयार कर लेगा। जैसे लंबा आंसर है तो इंट्रोडक्शन और जो रीजंस कुछ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको एक दिन में पढ़ लीजिए, फिगर और कंक्लूजन अगले दिन पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ जो स्ट्रक्चर वाली है ये आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये छोटा सा अध्याय है, इसको मैं ही समाप्त करता हूँ, बस इसमें इतना ही ज़रूरी था। हाँ, लास्ट में मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर दे रहा हूँ कि इसमें आपको एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले भाषा विज्ञान में संरचनावाद जो विचारधारा है ये आई। किसी भी भाषा को अगर हमको समझना है तो उस भाषा का हमको संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हमको प्राप्त करना पड़ेगा। और सोशियोलॉजी में एंथोनी गिडेंस महोदय इसको लेकर के आए। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, उसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ये फ्रेंच सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये महोदय इसको लेके आए। तो इससे बस, ये लोग कोई जियोग्राफर तो है नहीं, लेकिन जैसे एंथोनी गिडेंस जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो ये कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इस कॉन्सेप्ट पे इन लोगों ने काम किया। तो अगर आप संरचनावाद लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये एंथोनी गिडेंस जो सोशियोलॉजी में संरचनावाद को फेमस किया, और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस
इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में फेमस किया। और आप जानते हैं कि जो जियोग्राफी है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, अंतर विषय विज्ञान है। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होने के कारण अलग अलग सब्जेक्ट से इसमें चीज़ों को लिया गया है। तो जब सोशियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ये आ गया तो फिर इसका समावेश जियोग्राफी में भी हो गया। तो ये 2 नाम इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप बता सकते हैं। और जो पूरे कॉन्सेप्ट की भी हम लोग चर्चा किए हैं इसको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, और इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।